डियर फ्रेंड्स, तो आज हम लोग करने वाले हैं बिहार पारा मेडिकल 2022 के लिए बायोलॉजी सब्जेक्ट से एंड चैप्टर जो है प्लांट फिजियोलॉजी यानी कि पादप क्या होता है, इसका हिंदी जो होता है दोस्तों पादप कायिकी होता है। ठीक है, प्लांट फिजियोलॉजी का हिंदी जो होता है पादप कायिकी होता है। तो इससे जो भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे वो सभी क्वेश्चंस को मैं करवाऊंगा। टोटल हमने 20 क्वेश्चंस को जो है पिछले क्लास में करवा दिया है और आज जो हम है 20 क्वेश्चन को करवाएंगे। इससे ज्यादा आपको 40 क्वेश्चन से ज्यादा आपको पूछने वाला नहीं है। ठीक है, इसी में से पूछेगा जो क्वेश्चन पूछना होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। नेक्स्ट टाइम के गवाए हुए दोस्तों, तो आप सभी को पता है कि यहाँ पे डेली जो है 7:30 बजे लाइव क्लास चलता है, आप लोग जरूर ज्वाइन करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो कुछ इस तरीके से कह रहा है कि क्या कह रहा है 22 नंबर क्वेश्चन 21 नंबर जो कह रहा है 20 क्वेश्चन मैंने करवा दिया है, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए ये क्वेश्चन जो कह रहा है कि श्वसन क्रिया यानी रिस्पायरेशन में फॉस्फेट बंधक ऊर्जा का सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन होता है। बताइए तो अनॉक्सी श्वसन यानी कि अनॉक्सी श्वसन एंड उसके बाद ग्लाइकोलाइसिस में एंड क्रेब्स चक्र में यानी क्रेब्स साइकिल में, और इनमें से कोई नहीं। देखिए तो यहाँ पे जो है दोस्तों यहाँ पे ये जो हो जाएगा ये क्या होगा कि देखिए यहाँ पे ये जो होता है श्वसन क्रिया यानी रिस्पायरेशन प्रोसेस में फॉस्फेट बंधक ऊर्जा का सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन यानी कि उत्पाद के रूप में बनता है। तो ये बनता है किसमें पता है? क्रेब्स चक्र में बनता है। ठीक है, क्रेब्स चक्र में बनता है, आप लोग याद रखिएगा, क्रेब्स चक्र को भूलना नहीं है, क्रेब्स चक्र में जो है ये बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन कर रहा है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी निर्माण के लिए आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? O2 की आवश्यकता होती है, NADP की आवश्यकता होती है, FMN की आवश्यकता होती है, पायरुविक एसिड की आवश्यकता होती है। बताइए तो किसकी आवश्यकता होती है? तो इसकी जो आवश्यकता होती है सबसे पहले ऑक्सीजन चाहिए। क्या? ऑक्सीजन चाहिए। क्या? ऑक्सीजन यानी कि O2 चाहिए। क्या? O2 चाहिए। माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी निर्माण के लिए आवश्यकता जो होता है वो क्या होता है? O2 यानी ऑक्सीजन का होता है। ठीक है, ऑक्सीजन का। क्या? ऑक्सीजन का। ये गलती है, रुकिए ये गलती है। क्या होता है? ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कह रहा है, क्या कह रहा है? देखिए क्या कह रहा है कि 23 नंबर क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे कह रहा है वो क्या कह रहा है? देखिए वो जो कह रहा है आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है और ये कह रहा है कि एसिटाइल कोए के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीडेशन से कितने एटीपी बनता है? यानी कि एसिटल कोए के एक अणु से जो है कितने एटीपी अणु निर्माण होता है यानी उत्पन्न होता है? बताइए तो कितना होता है? तो ये जो होता है दोस्तों यहाँ पे एसिटाइल को ए से जो निर्माण होता है, एसिटाइल को ए से टोटल एक अणु एसिटाइल को ए के एक अणु से क्या एक पार्टिकल से कितने एटीपी अणु का निर्माण होता है? यहाँ पे आपसे ये पूछा जा रहा है दोस्तों। तो ये जो होता है 12 एटीपी का निर्माण होता है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन टोटल 20 क्वेश्चन को ही करेंगे। 20 क्वेश्चन पिछले क्लास में करवा दिया गया। ठीक है, टोटल 40 क्वेश्चन ही बनते हैं इस चैप्टर से। चलिए इसमें अगला कह रहा है रिस्पायरेशन की विभिन्न आवश्यकताएं नियंत्रित रहती है। बताइए तो ऑक्सीजन द्वारा, शुगर द्वारा, एंजाइम द्वारा एंड काइनेटिन द्वारा। बताइए तो किसके द्वारा ये जो होता है दोस्तों? ये किसके द्वारा कंट्रोल रहता है पता है आपको? ये जो कंट्रोल रहता है दोस्तों वो रहता है एंजाइम के द्वारा कंट्रोल रहता है। क्या? एंजाइम के द्वारा कंट्रोल रहता है। आप लोग याद रखिएगा, एंजाइम के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, एंजाइम के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। श्वसन की क्रिया में अवस्थाएं जो कंट्रोल होता है वो होता है एंजाइम के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है अगला क्वेश्चन की क्या कह रहा है ये 25 नंबर क्वेश्चन की प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन यानी रिस्पायरेशन में एटीपी का संश्लेषण एक ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया होती है जिसमें ऊर्जा मुक्त होती है। क्या? एनर्जी मुक्त होती है। क्या? एनर्जी मुक्त होती है। ऑक्सीजन से होता है फाइटोक्रोम से होता है, इलेक्ट्रॉन से होता है एंड साइटोक्रोम से होता है। बताइए तो किससे होता है? ये जो होता है दोस्तों ये क्या होता है?
ये किससे रिलीज होता है? देखिए दोस्तों, ये इलेक्ट्रॉन्स से रिलीज होता है। एनर्जी जो रिलीज होता है वो इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा रिलीज होता है। क्या? इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा रिलीज होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन कौन है आपके स्क्रीन पे? बस 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन और बच गया। पायरुविक एसिड, क्या पायरुविक एसिड के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण में निकले एटीपी अणुओं की संख्या होती है। बताइए तो कितना होता है? ये जो होता है दोस्तों, ये कितना होता है? ये जो होता है यहाँ पे 15 होता है। क्या? 15 होता है। आप लोग डायरेक्टली याद रखिए। ठीक है, जो चीज आपको समझ में नहीं आ रहा है उसको रट जाओ यार, खा जाओ, घोड़ के पी जाओ। ठीक है, तो ये होता है 15 एटीपी अणु का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा। और अगला क्वेश्चन जो कह रहा है वो कह रहा है कि यहाँ पे वो कह रहा है, क्या कह रहा है? साइटोक्रोम किसमें सहायता प्रदान करता है? बताइए तो। साइटोक्रोम जो है ग्लूकोज के ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन में, ऊर्जा की विमुक्ति में, एंड इलेक्ट्रॉन के परिवहन में, एंड वृद्धि में। बताइए तो किसमें ये जो करता है दोस्तों? ये करता है किसमें? मतलब साइटोक्रोम जो सहायता प्रदान यानी कि हेल्प करता है। क्या? हेल्प करता है। हेल्प जो करता है वो करता है मेरे दोस्त, वो करता है आपको इलेक्ट्रॉन्स के परिवहन में। क्या? इलेक्ट्रॉन के परिवहन में। क्या? इलेक्ट्रॉन के परिवहन में। आप लोग याद रखिएगा, इसमें नहीं करता है, इसमें नहीं करता है। ग्लूकोज के ऑक्सीकरण में नहीं करता है, ऊर्जा विमुक्ति में नहीं करता है, एंड वृद्धि में नहीं करता है। ये करता है केवल और केवल इलेक्ट्रॉन की परिवहन में। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन कह रहा है आपके स्क्रीन पे, अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि श्वसन यानी रिस्पायरेशन व प्रकाश संश्लेषण दोनों के लिए आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? दोनों, रिस्पायरेशन एंड प्रकाश संश्लेषण, रिस्पायरेशन एंड फोटोसिंथेसिस, रिस्पायरेशन एंड फोटोसिंथेसिस में क्रिया में जो है आवश्यक पदार्थ कौन सी होती है? ये आपसे पूछ रहा है। कार्बनिक ईंधन की आवश्यकता पड़ती है। कार्बनिक ईंधन की आवश्यकता तो पड़ती नहीं है दोस्तों, आप लोग को पता है। तो कार्बनिक ईंधन की आवश्यकता जो है नहीं पड़ती है। ठीक है, कार्बनिक ईंधन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। साइटोक्रोम की आवश्यकता पड़ती है। क्या? साइटोक्रोम की आवश्यकता पड़ती है। साइटोक्रोम एंड ये प्रकाश संश्लेषण में सूर्य प्रकाश की आवश्यकता होती है, लेकिन रिस्पायरेशन में जो है सूर्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, कार्बन बंधकों की ऊर्जा की नहीं होती है, इसकी भी नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन इस तरीके से आपके स्क्रीन पे आ रहा है और कह रहा है कि यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो कह रहा है आपको, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सार्वभौमिक हाइड्रोजन ग्राही होता है। सार्वभौमिक हाइड्रोजन जो होता है वो यानी कि ग्राही होता है, यानी कि लेता है। क्या करता है? लेता है। तो ये जो करता है दोस्तों, ये क्या करता है? यहाँ पे ये करता है एटीपी करता है। कोए तक करता नहीं है, कोए भी नहीं करता है, एटीपी भी नहीं करता है, और FMN भी नहीं करता है। और उसके बाद करता कौन है? NAD जो होता है, NAD जो होता है ये करता है। क्या? NAD जो है वो करता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। कह रहा है कि यहाँ पे ETS, क्या? ETS के अंत में इलेक्ट्रॉन जुड़ता है। ETS के अंत में इलेक्ट्रॉन जुड़ता है। क्या? ETS के अंत में इलेक्ट्रॉन जुड़ता है। बताइए तो। साइटोक्रोम से H2 से O2 से एंड H2O से। किससे? बताइए तो। H2O से नहीं तो जुड़ता है ना, तो बताइए तो किससे जुड़ता है? ये जुड़ता है O2 से, ऑक्सीजन से जुड़ता है। क्या? ऑक्सीजन से जुड़ता है। क्या? ऑक्सीजन से जुड़ता है, ऑक्सीजन से जुड़ता है। आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा। और अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से करा है कि ग्लूकोज, क्या ग्लूकोज के 1 ग्राम अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त होता है? 1 ग्राम अणु से, ग्लूकोज के 1 ग्राम, क्या? ग्लूकोज के 1 ग्राम अणु से जो है कितना कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है? ये आपसे पूछा जा रहा है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये VVI क्वेश्चन है। क्या? VVI क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए इसका आंसर बताइए तो। ये बताइए तो 68, इतना तो होगा नहीं। बताइए तो कितना होता है ये रिलीज? ये कितना रिलीज होता है आपको पता ही होगा। तो ये होता है और 6,86,000 कैलोरी जो है ऊर्जा विमुक्त होता है। ठीक है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। 8,86,000 ऊर्जा विमुक्त होता है एक ग्लूकोज के 1 ग्राम अणु से जो है यहाँ पे 6,86,000 कैलोरी ऊर्जा जो है मुक्त होता है। VVI क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए सॉरी दोस्तों, तो ये जो होता है दोस्तों इतना होता है। कितना होता है? 68,000। कितना? 68,000 कितना होता है दोस्तों? ये होता है 68,000 सॉरी यहाँ पे
6,86,000 कितना 6,86,000। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा और ये कह रहा है किन्वन किन्वन कह रहा है क्या कह रहा है किन्वन क्या कह रहा है किन्वन विधि जो होता है ये अनऑक्सी शोषण होता है। क्या अनऑक्सी शोषण होता है। कार्बोहाइड्रेट का अपूर्ण अपचयन होता है। कार्बोहाइड्रेट का अपूर्ण ऑक्सीडेशन होता है एंड उपरोक्त में से कोई नहीं होता है। बताइए तो कौन होता है इसमें। ये जो होता है दोस्तों ये क्या होता है कि ऑक्सी शोषण होता है। ऑक्सी यानी कि अनऑक्सी शोषण अनऑक्सी रिस्पायरेशन जो होता है अनऑक्सी रिस्पायरेशन होता है। क्या अनऑक्सी रिस्पायरेशन होता है। ये किन्वन विधि जो होता है वो है अनऑक्सी रिस्पायरेशन है। आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा और ये कुछ इस तरीके से आपको कह रहा है कि दिन में क्या कह रहा है दिन के समय हरे पौधे CO2 नहीं छोड़ते क्योंकि वे जो है इसका प्रयोग प्रकाश संश्लेषण में करते हैं क्योंकि वो शोषण नहीं करते, बहुत धीमा शोषण करते हैं एंड CO2 संग्रहित करते हैं। बताइए तो ये क्या करते हैं क्योंकि यहाँ पे दिन में जो है क्या मेरे दोस्त ये जो है दिन के समय में हरे पौधे यानी हरे प्लांट्स जितने भी हैं वो सभी जो है CO2 नहीं छोड़ते क्योंकि उनमें जो है क्योंकि क्या होता है उनमें वहां पे क्या होता है ये बताइए तो आप लोग। क्योंकि उनमें जो है क्योंकि वे जो है इसका प्रयोग प्रकाश संश्लेषण में करते हैं। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग याद भी रखते होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि यहाँ पे ईस्ट में यानी कि ईस्ट किण्वन के द्वारा किस एक एंजाइम का स्राव होता है। ईस्ट में जो है किण्वन विधि के द्वारा जो है किण्वन विधि के द्वारा जो है किस एक एंजाइम का रिलीज होता है। इंटोट्रेस होता है, जाइमेस होता है एंड डिहाइड्रोजेनेसिस होता है एंड एनालेस होता है। बताइए तो ये क्या होता है दोस्तों। ये जो होता है ये क्या होता है कि जाइमेस नाम का एक एंजाइम होता है। क्या जाइमेस नाम का एक एंजाइम रिलीज होता है। आप लोग याद रखिएगा ये 34 नंबर क्वेश्चन को और ये क्वेश्चन जो है VBI है। क्या VBI है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आपके स्क्रीन पे आ चुका है। क्या आपके स्क्रीन पे आ चुका है और ये कह रहा है कुछ इस तरीके से कि किण्वन कई बार आ चुका है। किण्वन का अंतिम प्रोडक्ट जो होता है जब शर्करा यानी कि शुगर कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है अल्कोहल व एसिटिक एसिड CO2 अल्कोहल व CO2 एंड अल्कोहल सिर्फ और सिर्फ अल्कोहल। बताइए तो ये किसमें होता है। ये जो होता है मेरे दोस्त वो क्या होता है अल्कोहल व CO2 अल्कोहल एंड CO2 के निर्माण में जो है CO2 का अंतिम उत्पाद होता है। ठीक है, किण्वन विधि के द्वारा अंतिम उत्पाद जो है जब शर्करा कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल होता है तब वहां पे जो है अंतिम उत्पाद के रूप में अल्कोहल एंड CO2 रिलीज होता है। ठीक है, अंतिम उत्पाद होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। ये कुछ इस तरीके से करा है। आपको मैं इस PDF को मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप लोग वहां ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है वसीय पदार्थों का RQ होता है। पढ़िए सुनिए होता है वो एक होता है, एक से अधिक होता है, एक से कम होता है। बताइए तो कितना होता है। पढ़िए ये वसीय यानी कि फैट जितने भी फैट पदार्थ होते हैं उनका जो RQ लेवल होता है वो कितना होता है, आपसे ये पूछा जा रहा है। चलिए ये जो होता है दोस्तों एक से कम होता है। कितना कितना होता है। ये क्या होता है कि एक से कम होता है। जितने भी इस दुनिया में जितने भी फैटिक पदार्थ जैसे कि चावल हो गया चावल का RQ लेवल जो होता है वो एक से कम होता है। चावल का RQ लेवल जो है वो एक से कम होता है। आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको D नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट है और कह रहा है ये एक से कम होता है। बिल्कुल सही है, एक से कम होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे टोटल 40 क्वेश्चन को करने वाले हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे शोषण गुणांक RQ का अनुपात कितना होता है। RQ का अनुपात क्या RQ का अनुपात निष्कासित CO2 व अवशोषित O2 के आयतन का होता है एंड निष्कासित यानी कि रिलीज CO2 व अवशोषित क्रियाधार के आयतन का अनुपात होता है। अवशोषित O2 एवं उत्पादित यानी कि प्रोडक्ट H2O के भार का होता है एंड उसके बाद आपको थोड़ा मैं इसको इधर लेता हूं, सॉरी
थोड़ा मैं इसको इधर लेता हूँ, है ना, तो इसको इधर लेता हूँ। एंड यहाँ पे ये कह रहा है कि यहाँ पे अवशोषित क्या, अवशोषित O2 एवं उत्पादित 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 H2O के भार का होता है अनुपात होता है। एंड अवशोषित डी नंबर कह रहा है अवशोषित O2 एवं उत्पादित यानी कि प्रोडक्ट CO2 के भार का होता है। बताइए तो कितना होता है, ये कितना होता है बताइए तो। ये जो होता है मेरे दोस्त वो कितना होता है, देखिए ये जो होता है ये मतलब शोषण गुणांक जिसको RQ बोलते हैं, शोषण गुणांक का RQ जिसको बोलते हैं वो जो होता है निष्कासित क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है मेरे दोस्त, ये जो होता है ये होता है क्या होता है, ये क्या होता है, यहाँ पे देख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे ये जो होता है मेरे दोस्त वो होता है यहाँ पे निष्कासित RQ लेवल जो होता है वो होता है निष्कासित CO2 रिलीज जो होता है CO2 रिलीज CO2 व अवशोषित यानी कि घींचा गया O2 का अनुपात होता है। ठीक है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन कर रहा है आपके स्क्रीन पे कि क्या कर रहा है ये क्वेश्चन, देखिएगा ये क्वेश्चन जो कह रहा है आपको, ये क्वेश्चन कह रहा है आपको मैलिक एसिड का अवशोषण गुणांक यानी कि RQ होता है, कितना होता है RQ, ये तो आप सिंपली याद रख सकते हैं, ये होता है कितना 1.33 होता है। ठीक है, 1.33 इसका मौलिक एसिड का RQ लेवल होता है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा इस चीज को। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है और ये कह रहा है कि 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपको कि शोषण क्या कह रहा है, ये जो कह रहा है मेरे दोस्त वो कह रहा है आपको, ये कह रहा है आपको, ये जो कह रहा है कि शोषण ज्ञात सॉरी यहाँ पे शोषण ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण क्या नाम बताइए। यहाँ पे प्रोटोमीटर क्या, प्रोटोमीटर एक्सोनोमीटर एंड ऑटोमीटर एंड रेस्पायरोमीटर। बताइए तो ये कौन सा मीटर से जो है शोषण ज्ञात यानी कि रिस्पायरेशन की दर को जो है मापा जाता है, किसको मापा जाता है, रिस्पायरेशन की दर को मापा जाता है। बताइए तो ये किससे मापा जाता है, ये जो मापा जाता है दोस्तों ये क्या, इस मीटर का नाम क्या होता है पता है आपको, ये होता है रेस्पायरोमीटर से जो है रिस्पायरेशन की दर को नापा जाता है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए सबसे लास्ट और सबसे मजेदार क्वेश्चन है, सबसे लास्ट और सबसे मजेदार क्वेश्चन है। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन सबसे लास्ट और सबसे मजेदार है और ये प्लांट फिजियोलॉजी का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। चलिए ये जो क्वेश्चन कर रहा है कि कम ताप पर हरे सेबों का संग्रहित किए रखने का सबसे उपयुक्त कारण है। बताइए तो ये कारण क्या है, ये क्या है, प्रकाश संश्लेषण दर घट जाता है एंड शोषण व प्रकाश संश्लेषण पूरी तरह से रुक जाता है एंड शोषण की दर घट जाती है। एंड उसके बाद आपको ये कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि शोषण क्या, डी नंबर कह रहा है शोषण व प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ जाती है। क्या करता है, दर बढ़ जाती है। बताइए तो ये क्या होता है दोस्तों, ये क्या होता है, ये जो होता है दोस्त ये होता है, ये क्या होता है, ये जो है शोषण की दर, शोषण व प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ जाती है इसमें। ठीक है, जब कम ताप पर हरे सेबों को संग्रहित रखा जाता है, संग्रहित रखने का सबसे उपयुक्त कारण यही है कि वहां पे शोषण व प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की क्रिया को दर जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो अगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस जानकारी को यानी कि इस क्लास को शेयर कीजिए और डेली 7 बजे कितना, डेली 7:30 बजे आप लोग को जुड़ना है इसी टाइम में। ठीक है, 7:30 बजे का डेली यहाँ पे क्लास चलता है, आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, आज के लिए इतना रखते हैं। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ आप शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।